मोहसिन राव ने आंखें खोली तो उसने खुद को ख्वाब महल में पाया। तानिया के लिए ये जगह नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो कई महलात में वक्त गुजार चुकी थी, लिहाजा ये जगह उसे हैरत में डालने वाली ना थी। उसने आंखें खोलकर चारों तरफ नजरें घुमाई। ओह, तो ये है ख्वाब महल। तानिया आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठ गई। मोहसिन राव और काले चराग भी कुर्सियों पर बराजमान हो गए। ये किसका महल है? तानिया ने पूछा। बस अपना ही समझें, काले चराग ने मुस्कुराकर कहा। जब मैं अपनी दुनिया से आई थी तो आपने मुझे इसी तरह के एक महल में ठहराया था, जहां मैं रात भर टरती रही थी, पूरी रात सो नहीं सकी थी। मैं जब भी आंख बंद करती खुद को एक हॉल में पाती जहां बेशुमार चिमगादड़ें उड़ती हुई नजर आती। वो मेरी गलती से हुआ, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, काले चराग ने कहा। यहां बाहर निकलने की पाबंदी तो नहीं? तानिया ने पूछा। नहीं, लेकिन बाग की चार दीवारी से बाहर जाने की इजाजत नहीं, और न ही इस कमरे से महल के बाहर जाने की जरूरत है, काले चराग ने बताया। चलें, ये बातें तो तय हो गईं, अब जल्दी से वहां से कहानी शुरू करें जहां से उसे मैंने छोड़ा था। तुम कहां तक के वाकयात जानती हो? काले चराग ने पूछा। भाई, हम तीनों इसी तरह भाई की झोपड़ी में इकट्ठा थे और बक्का से निजात के रास्ते तलाश कर रहे थे कि वो बला अचानक नाजिल हो गई। पहले तो उसने आपको जंजीरों में जकड़ा और कुछ सवार आपको घसीटते हुए ले गए। उसके बाद मुझे बक्का अपने साथ ले गई। इस तरह हम तीनों जुदा हो गए। मुझे राकल के लोगों ने गिरफ्तार किया था। राकल ने मुझे जंदान में डलवा दिया। वहां से सरदार ने मुझे रिहा करवाया और सुनहरे खंडर की ईंट से ईंट बजा दी, काले चराग ने बताया। बक्का मुझे भी राकल के पास ले गई और उसकी तहवील में देकर चली गई। 2-3 दिन के बाद जब राकल ने कमरा खोला तो उसका ख्याल था कि मैं भूख से इस कदर निढाल हो चुकी होंगी कि फौरन उसका कहा मान लूंगी। इसके बरस जब उसने मुझे हशाश बशाश देखा तो वह हैरान रह गया। तब पता चला कि बक्का को सरदार कोलाना ने अगवा करा लिया और उसके बदले उसने काले चराग साहिब को मांगा है। राकल ने मेरे बारे में फैसला कर लिया था कि मुझे मौत से हमकिनार कर देगा, इसलिए वो मुझे फरेब देकर सुनहरे खंडर से निकाल लाया और मुझे चाहे वफात में फेंकवा दिया। तानिया ने अपनी आप बीती बयान की। तानिया, मैं हैरान हूं कि तुम बच कैसे गई, काले चराग ने कहा। बस ऊपर वाले ने बचा लिया, तानिया ने तशक्कुर आमेज लहजे में कहा। जब मैं कुएं में गिर गई थी तो मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। मेरे चीखने की वजह से कुएं की मखलूक जाग उठी। उस कुएं की मखलूक ने मुझे काशगन की बस्ती पहुंचा दिया। ये कहकर तानिया काशगन बस्ती में उस पर जो बीती थी वो सारी तफसील उन दोनों को बता दी। काले चराग साहेब, अब आप हम पर एक एहसान और कर दें, हमें हमारी दुनिया तक पहुंचा दें, तानिया ने पुरजोश लहजे में कहा। काले चराग ने तानिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़े पुरस्कार अंदाज में कुर्सी से उठा और बगैर कुछ कहे महल के अंदरूनी दरवाजे से अंदर चला गया। फिर दरवाजा खटाक से बंद हो गया। तानिया और मोहसिन राव एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इन्हें क्या हुआ? तानिया ने फिक्रमंदी से पूछा। शायद वापसी का जिक्र पसंद नहीं आया, मोहसिन राव ने ख्याल जाहिर किया। क्या मतलब भाई? क्या हम जिंदगी भर इन्हीं लोगों के साथ रहेंगे? तानिया परेशान हो गई। मुझे तो लगता है वो हमें बंद कर गया है, मोहसिन राव ने ख्याल जाहिर किया। नहीं, मैं जाकर दरवाजा देखूं? उसने पूछा। हाँ देखो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, दरवाजा खुला हो तो बाहर निकलने की कोशिश ना करना। क्यों? तानिया ने पूछा। उसने मुझे सख्ती से मना किया था। ठीक है, मैं ऐसे ही अंदाजा करती हूं कि दरवाजा खुला है या बंद है। तानिया कुर्सी से उठकर अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे को अपनी तरफ खींचकर देखा। दरवाजा नहीं खुला, बाहर से शायद कुंडी लगी थी। भाई, दरवाजा तो बंद है, तानिया ने परेशान होकर कहा। मैं महल का बैरूनी दरवाजा जाकर देखता हूं। मोहसिन राव ने बाहर का दरवाजा अपनी तरफ खींचकर देखा। दरवाजा फौरन खुल गया। ये दरवाजा तो खुला है। शुक्र है, तानिया ने ठंडा सांस लेकर कहा। चलो, कैद होने का खतरा तो टल गया। आओ बाहर चलें, बाग में चलकर बैठें। हाँ भाई चलें, तानिया फौरन राजी हो गई। दोनों बहन भाई सीढ़ियां उतरकर बाग में दाखिल हो गए और एक घने दरख्त के साए तले बैठ गए। तानिया ने मोहसिन राव के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि भाई आप मिल गए, वरना मैं बहुत फिक्रमंद हो गई थी। तानिया, मैंने जिंदगी बड़े अजाब में गुजारी है। पीछे पलट कर देखता हूं तो रूह तक कांप जाती है। ये सब राव अहमद अली की वजह से हुआ है। न वो आपके कत्ल के दर पे होता और ना आप इस मुसीबत में मुब्तला होते। तानिया, ये दौलत आदमी को इस कदर सफाक क्यों बना देती है? वो खोए खोए से अंदाज में बोला। दौलत है ही ऐसी जालिम चीज
अच्छे खासे आदमी को पागल कर देती है। तो फिर हमारा तुम्हारा बाप क्यों ना पागल हुआ? क्या उसके पास चचा राव अहमद अली से कम दौलत थी? भाई एक बात बताऊं? तानिया के चेहरे पर अचानक दुख के बादल छा गए। ये बात मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, और बताई इसलिए नहीं कि आप पहले ही अजाब झेल रहे थे। खबर सुना देती तो आपके दुखों में मजीद इजाफा हो जाता। ऐसी क्या खबर है तानिया? जल्दी बताओ। कांटों भरी जिंदगी गुजार कर अब मेरा दिल बहुत मजबूत हो गया है। भाई इस दुनिया में अम्मी रही ना बाबा रहे। तानिया ने अंधोनाक खबर सुनाई। ओह! मोहसिन राव पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। वो जब अपने माँ बाप से बिछड़ा था तो उसकी उम्र 12 साल के करीब रही होगी। वो आज भी उसी उम्र में जिंदा था। उसे एहसास ही नहीं था कि उसकी उम्र अब क्या हो गई है। सहरा की कैद ने उसके घर के हवाले से उसकी उम्र में इजाफा नहीं किया था। मम्मी को क्या हुआ था तानिया? भाई मम्मी को तो आपका गम ले बैठा। आपके अगवा के बाद वो बमुश्किल 3 माह जिंदा रही। बस हर वक्त आपकी तस्वीर लिए घूमती रहती थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो सीने पर आपकी फ्रेम शुदा तस्वीर थी और नजरें दरवाजे की तरफ थीं। कुछ ही देर बाद काला चिराग आ गया। आप आ गए? तानिया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। आप कहाँ चले गए थे? मैं अपने सरदार कोलाना के पास गया था। उनसे इजाजत लेना जरूरी थी। इजाजत मिल गई? तानिया ने पूछा। हाँ, लेकिन मोहसिन राव तुम किसको देख रहे थे? है खबीस शख्स हमारी दुनिया का। उसने हमें कहीं का ना छोड़ा। मैं उसकी बात कर रहा था। राव अहमद अली की बात करते हो? काले चिराग ने बड़ी मासूमियत से पूछा। हाँ, उसी की। लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? मैं कैसे जानता हूं? भला ये भी पूछने वाली बात है। मुझसे ये पूछो कि मैं क्या नहीं जानता। गोया सवाल करने की इजाजत है? मोहसिन राव ने फौरन कहा। नहीं, काले चिराग ने घबरा कर कहा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं? पता नहीं क्या पूछ लो। बस घबरा गए? मोहसिन राव बोला। अब आपने क्या तय किया? तानिया ने बात का रुख मोड़ा। किस बारे में? यहां से जाने के बारे में। अभी तो आप लोग अंदर चलें, खाना वगैरह खा लें, फिर कुछ करते हैं। मुझे तो भूख नहीं है, मोहसिन राव ने कहा। भूख तो भाई मुझे भी नहीं है। अरे आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की भूख उड़ गई? वो तीनों फिर अंदर ही आ गए। मेज पर खाना सजा हुआ था। दोनों में से किसी ने भी खाने की तरफ नहीं देखा। मोहसिन राव बिस्तर पर तराश हो गया और तानिया कुर्सी पर बैठ गई। काले चिराग ने दोनों की तरफ बारी बारी देखा और फिर बोला। अच्छा, अब मैं चलता हूं। सूरज गुरूब होते ही वापस आऊंगा। तब तक आप दोनों आराम करें। भूख लगे तो ये खाना रखा है। खाना ताज़ा और गर्म मिलेगा। मैं जानती हूं, तानिया ने कहा। हाँ, तुम जानती होगी, काले चिराग ने उसकी तायद की। इसलिए कि पहले तुम देख चुकी हो। अब मुझे ये बताओ कि कहाँ मुंतकिल होना है? काले चिराग ने पूछा। क्या मतलब? तानिया ने कहा। अपनी दुनिया में जाएंगे और कहाँ। अपनी दुनिया में तो जाओगे, लेकिन किस मकाम पर मुंतकिल होना चाहोगे? क्या उस मकान में जहां से लाया गया था, या सावनपुर की हवेली में, या मॉडल टाउन वाली कोठी में? फिर एक मसला और भी है। दोनों एक जगह मुंतकिल होना चाहोगे या अलग अलग मकामात पर? ये सब बातें तय कर लो। अंधेरा होते ही मैं फिर आऊंगा। फिर तुम लोगों की मर्जी के मुताबिक तुम्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये कहकर वो महल के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दोनों उसे जाते हुए गौर से देखने लगे। वो एक कदावर शख्स था। ढीला ढाला काला लिबास, कंधे पर पड़े हुए लंबे लंबे बाल। उसकी शख्सियत में अजीब जाज़बियत थी। वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और फिर दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया। काले चिराग के जाने के बाद तानिया ने ख्याल अंगेज लहजे में कहा। भाई, काले चिराग ने सवाल तो ठीक उठाया है। कैसा सवाल? यही कि हम सावनपुर जाएं, लाहौर मुंतकिल हों, या फिर कराची का रुख करें। तुम बताओ क्या करना चाहिए। मेरा जी तो ये चाहता है कि मैं जिस कमरे से यहां मुंतकिल हुई हूं वहीं वापस जाऊं और आपको भी अपने साथ ले जाऊं। तानिया ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। यानी कराची, गुलशन वाले घर में? हाँ। फिर तानिया सोचते हुए बोली, लेकिन अगर मैं आपके साथ उस कमरे से निकली तो खाला फरजाना भाई अफजल को मुतमईन करना मुश्किल हो जाएगा। मैं उन्हें क्या बताऊंगी? अगर मैं यहाँ के सारे हालात बता भी दूं तो हमारी बातों पर कौन यकीन करेगा? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या फिर पागल समझेंगे। हो सकता है झूठ के इस शाकार पर नोबेल प्राइज मिल जाए। हमें ऐसे वाकयात घड़ने पर इनाम तो मिल सकता है, लेकिन यकीन नहीं मिल सकता। और भाई, सच्ची बात तो यह है कि मैं जिन अजीब व गरीब हालात से गुजरी हूं वो सब मुझे ख्वाब से मालूम होता है।
मैं ये महसूस करती हूं कि मैं कोई तवील ख्वाब देख रही हूं। जब आंख खुलेगी तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी, सारा फरेब खुल जाएगा। सूरज ढलते ही काला चिराग आ पहुंचा। उसके चेहरे पर गंभीर संजीदगी छाई हुई थी। वो खामोशी से आकर बैठ गया। तानिया ने उसे गौर से देखा। वो नजरें नीचे किए, गर्दन झुकाए किसी गहरी सोच में था। आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं? वक्त रुखसत है, क्या मुझे खुश होना चाहिए? काले चिराग ने सादगी से कहा। जो आता है उसे जाना जरूर होता है। मोहसिन राव ने फलसफियाना अंदाज इख्तियार किया। मैं तुम दोनों से मुखातिब हूं। मेरे किसी रवैये से कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं माजरत खा हूं। मुझे गैर इंसानी मखलूक समझकर मुआफ कर देना। आपने हम दोनों का बहुत ख्याल रखा। हम दोनों आपके शुक्रगुजार हैं। माजरत और माफ़ी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अलबत्ता हम दोनों से कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसे दिल से मुआफ कर दीजिएगा। इंसान बहरहाल खता का पुतला है। अच्छा, आप लोगों ने क्या तय किया? किस तरह जाना है और कहाँ जाना है? काले चिराग ने पूछा। हम लोगों ने तय तो कर लिया है, लेकिन आपसे पूछना भी जरूरी है। आया ऐसा हो भी सकता है या नहीं? हर वो बात मुमकिन है जो आप चाहें। मेरी तरफ से खुली आज़ादी है। तब तानिया ने काले चिराग को अपना मंसूबा बता दिया जो उन्होंने आपस में तय किया था। वो दोनों की बातें गौर से सुनता रहा। ठीक है, आप लोग चलने की तैयारी करें। फिर काले चिराग ने मोहसिन राव को कपड़े फराहम किए। एक बैग दिया जिसमें कई जोड़े मौजूद थे। तानिया को भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें फराहम की। फिर वो तीनों उठकर खड़े हो गए। तानिया, तुम अभी बैठो, पहले मैं मोहसिन राव को मुंतकिल कर दूं, क्योंकि तुम अलग अलग अपनी दुनिया में जाना चाहते हो। ठीक है, तुम परेशान तो नहीं होगी? काले चिराग ने पूछा। नहीं, हरगिज नहीं। परेशानी तो उसे हो गई थी, लेकिन उसने अपनी परेशानी जाहिर नहीं की। आओ मोहसिन राव, उठाओ अपना बैग और चलो अपनी दुनिया में। मोहसिन राव ने अपना बैग उठा लिया। वो तानिया के करीब आया और धीरे से बोला। अच्छा तानिया, मैं चलता हूं, और देखो डरना मत, इंशाअल्लाह कोई गड़बड़ नहीं होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। तानिया ने हिम्मत से काम लिया। मोहसिन राव और काला चिराग महल के अंदरूनी दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही उसका दिल कांपने लगा। खौफ की लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में उतरती चली गई। उसे बस यही खदशा था कि कहीं काला चिराग धोखा ना दे जाए। बहरहाल अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने अल्लाह से लौ लगा ली और सलामती से घर पहुंच जाने की दुआएं मांगने लगी। सूरज कब का डूब चुका था। बाहर तारीकी फैल चुकी थी। तानिया ने कुछ देर के बाद पर्दा हटाकर बाहर झांका। उसे तारों से भरा आसमान नजर आया। चांद भी निकल आया था, लेकिन वो सामने ना था। काफी देर के बाद काला चिराग वापस आ गया। वो पसीना पसीना हो रहा था। उसके काले कपड़े जगह जगह से भीगे हुए थे। क्या हुआ? तानिया ने पूछा। मोहसिन राव बखैर अपनी दुनिया में पहुंच गए। काले चिराग ने बताया। आप पसीने में नहाए हुए हैं? ये पसीना नहीं है, काले चिराग ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा छोड़ो इस बात को, आओ अपना बैग उठा लो और मेरे पास आ जाओ। तानिया ने फिर कोई सवाल नहीं किया। खामोशी से कुर्सी से उठी और अपना बैग कंधे पर रखकर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। काले चिराग ने अपना सीधा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, मेरा हाथ पकड़ लो। तानिया ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया, जो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। अब ऊपर छत की तरफ देखो, काले चिराग ने कहा। तानिया ने बगैर कुछ कहे अपनी नजरें महल की छत पर जमा दी। क्या नजर आ रहा है? काले चिराग ने पूछा। छत, और अब छत गायब हो गई। तारों भरा आसमान दिखाई दे रहा है, और अब अंधेरा ही अंधेरा है। तब उसे महसूस हुआ जैसे काले चिराग ने अपना हाथ झटक कर छुड़ा लिया हो। कुछ देर तक वो खामोश खड़ी रही, इस इंतजार में कि शायद काला चिराग अब कोई सवाल करे, लेकिन काले चिराग ने कोई सवाल ना किया। वो उसके नजदीक होता तो सवाल करता। वो तो कब का जा चुका था। अब तानिया को एहसास हुआ जैसे उसके आसपास कोई नहीं है। वो अकेली खड़ी है। तन्हाई के एहसास के साथ ही अचानक उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। ये सर्दी की लहर किसी खौफ की वजह से ना थी, बल्कि ये सर्दी उसे अपने चारों तरफ बरसती महसूस हो रही थी। जहां वो खड़ी थी वहां घुप अंधेरा था। इस कदर के हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर ऐसे ही अंधों की तरह लहराया, कुछ टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुछ ना आया। बस हाथ फजा में लहरा कर रह गया। अब उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वो अंधेरे में आंखें फाड़े देख रही थी। उसने एक बारीक से सुराख से रोशनी आती हुई महसूस की, और उस सुराख की सूरत किसी चाबी की सुराख की सी थी।
तब अचानक यह खुशी की लहर सर तपा दौड़ गई। उसने जान लिया कि वो इस वक्त कहाँ है। वो बिला खौफ व खतर तेजी से आगे बढ़ी और उसने झुककर चाबी वाले सुराख में अपनी आंख टिका दी। उसे सामने जितना हिस्सा नजर आया वो उसका जाना पहचाना था। खुशी के मारे उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि वो उस धड़कन की आवाज साफ सुन सकती थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस वक्त वो उस कमरे में मौजूद थी जिसकी दीवारें सियाह थीं और दरवाजे पर एक तावीज लटका हुआ था। वो जहां से गई थी वहीं से वापस आ गई थी। यहां का मौसम शायद तब्दील हो गया था। वो बारिशों के मौसम में गई थी, अब शायद सर्दियां आ गई थीं, या हो सकता है कि इतनी बारिशें हुई हों कि ठंड बढ़ गई हो। उसने टटोलकर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और उसे हल्का सा दबाया। ये जानकर मजीद मुसर्रत हुई कि दरवाज़ा खुला हुआ था। उस दरवाजे के उस तरफ खाला फरजाना थी जो उस पर अपनी जान छिड़कती थीं। अफजल भाई थे जो उसका बेपनाह ख्याल रखते थे। दुर्दाना थी जिसकी खिदमत का कोई बदल ना था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त रात का क्या बजा है। बरामदे की लाइट चल रही थी लेकिन उससे वक्त का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। उसने कान लगाकर कोई आहट सुनना चाहिए लेकिन बाहर कोई आहट नहीं थी। वो चंद लम्हे खड़ी सोचती रही। बाहर तो उसने निकलना ही था। सवाल यह था कि बाहर निकलकर अपने कमरे का रुख करे या खाला फरजाना के कमरे का दरवाज़ा खटखटाए। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसका कमरा खुला ना होगा। उसे खाला फरजाना ने ज़रूर मुकफ़्फ़िल करवा दिया होगा। उसकी चाबी भी उन्हीं के पास होगी। अब इस कमरे में खड़े होकर वक्त बर्बाद करना बेकार था। सर्दी की वजह से उसके जिस्म पर कपकपाहट तारी हो गई थी। उसने हैंडल पर हाथ रखकर बहुत आहिस्ता से थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और गर्दन निकालकर इधर उधर देखा। बरामदे में कोई न था, सन्नाटा तारी था। तब उसने जल्दी से बाहर निकलकर उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे पर खड़े होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। उस कमरे के बराबर वाला कमरा खाला फरजाना का था। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने खाला फरजाना का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला देखा। अंदर लाइट भी चल रही थी। इस कदर सर्दी में दरवाजे का खुला होना क्या मायने रखता था। वो बेआवाज आगे बढ़ने लगी लेकिन उसके दिल ने अपनी धाड़ धाड़ बंद ना की। खुले दरवाजे से उसने देखा कि खाला फरजाना तकिया लगाए बेड पर लेटी हैं। हाथ में कोई खुला नॉवेल है जो बेड पर औंधा रखा है। शायद खाला फरजाना पढ़ते पढ़ते थक गई थी। उसने सोचा कहीं पढ़ते पढ़ते सोना गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने उनकी आंखों की तरफ गौर से देखा। आंखें खुली हुई थीं। वो किसी सोच में डूबी हुई छत को तक रही थीं। दरवाजे की तरफ उनका सर था। अगर वो आहिस्ता से उनके कमरे में दाखिल होती तो वो उसे देख ना पाती। उसने बहुत आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कदम अंदर रखा। उसका दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा। वो चाहती थी कि उनके पलट कर देखने से पहले वो उनकी आंखों पर अपना हाथ रखते। अभी उसने 2 कदम आगे बढ़कर उनकी आंखें बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था तो वो बगैर देखे कहने लगी, दुर्दाना मेरी कॉफ़ी में चीनी तो ज़्यादा नहीं भर लाई हो। दरवाज़ा ज़्यादा खुलने की वजह से उन्हें अपने चेहरे पर हवा ज़्यादा महसूस हुई। उससे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि दुर्दाना अंदर दाखिल हुई है। शायद वो उनके लिए कॉफ़ी बनाने गई हुई थी। तानिया ने बगैर कोई जवाब दिए जल्दी से हाथ बढ़ाकर उनकी आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करते ही पहले तो उनके चेहरे पर नागवारी के आसार उभरे, लेकिन फिर फौरन ये आसार मादूम हो गए। वो जानती थीं कि दुर्दाना किसी सूरत उसकी आंखें नहीं बंद कर सकती। उन्होंने नॉवेल छोड़कर आंखों पर हाथ रखने वाली का हाथ अपने हाथ से छुआ। फिर उन्हें तानिया का हाथ पहचानने में चंद सेकंड्स भी ना लगे। उनके चेहरे पर खुशगवार हैरत छा गई। उन्हें महसूस हुआ कि वो नॉवेल पढ़ते पढ़ते जैसे सो गई थीं। मेरी जान, ये क्या तुम हो? अगर मैं कोई ख्वाब देख रही हूं तो यह ख्वाब कभी ना टूटे। अगर ख्वाब नहीं हकीकत है तो फिर तानिया आवाज़ दो, मुझे खाला कहकर पुकारो। खाला, तानिया ने धीरे से पुकारा। उन्होंने तानिया की आवाज़ सुनकर फौरन उसका हाथ अपनी आंखों से हटा दिया। आंखों से हाथ हटा तो वो खाला फरजाना के सामने थी। तानिया मेरी जान, तू कहाँ चली गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी, आपके ही पास थी, आपके आसपास। तानिया, चंद लम्हों पहले मैं तेरे ही बारे में सोच रही थी। नॉवेल पढ़ते पढ़ते अचानक तू याद आ गई थी और टूट कर याद आई थी। मैं खाला जानती हूं, बस आप मुझे मुआफ़ कर दें। मैं तुझे कभी नहीं मुआफ़ करूंगी, खाला ने उठते हुए कहा। तानिया ने उनके पांव पकड़ लिए। अच्छा, मेरे पांव छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए खुशामद। अच्छा, एक शर्त पर मुआफ़ कर दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी बताएं शर्त। आइंदा तू मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक है खाला, मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा इस तरह कभी नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी भी तो बैंड बाजे के साथ।
हाँ ये ठीक है। पहले तो खाला फरजाना ने हाँ ठीक है कह दिया। फिर उसके जुमले का मफहूम समझ में आया तो वो चौंकी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, हैं क्या कहा? कुछ नहीं। तानिया फौरन मासूम बन गई, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। खाला, इस वक्त सर्दी में आपने कमरे का दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ रखा था? भाई वो दुर्दाना मेरे पास ही थी। शाम से मेरे सर में दर्द हो रहा था। वो मेरे पास बैठी सर दबा रही थी। हम दोनों तुम्हारी बातें कर रहे थे। फिर अचानक तुम्हारी याद ने दिल को और घेर लिया। दुर्दाना शायद जल्दी में दरवाज़ा ठीक से बंद करके ना गई। वो हवा से थोड़ा और खुल गया। मुझे ये एहसास था कि दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन मैंने उठकर बंद ना किया कि वो कॉफ़ी बनाकर लाने ही वाली होगी। आप समझी कि दुर्दाना ने आपकी आंखों पर हाथ रखा है। तानिया ने उनकी बात काट कर कहा। तानिया, अब मुझे ख्याल आ रहा है कि तुम आई कहाँ से हो? उन्होंने पूछा। आपके बराबर वाले कमरे से। तावीज़ वाले कमरे से? जी। और तुम गई भी वहीं से थी? जी हाँ। अब दुर्दाना आने वाली होगी, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं फ़िलहाल वॉशरूम में जा रही हूँ। मुझे सर्दी लग रही है, आपकी शाल ओढ़ लेती हूँ। वो कॉफ़ी लेकर आ जाए तो उसे सोने की हिदायत करके दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। फिर मैं बाहर आ जाऊंगी, ठीक है? तानिया ने खाला को समझाया। रात के 11 बज गए थे। सख्त सर्दी हो रही थी। दूर तक सन्नाटा तारी था और इस सन्नाटे में झींगरों के बोलने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। तानिया ने अचानक ज़हूर पजीर होकर पहले ही खाला फरजाना के वजूद में हलचल मचा दी थी और अब टेलीफोन की घंटी बज रही थी। खाला, ये इस वक्त किसका फ़ोन हो सकता है? तानिया ने पूछा। पता नहीं, कहीं अफजल का ना हो? वो किसी की शादी में गया हुआ है। तानिया टेलीफोन के ज़्यादा नज़दीक थी। उसने रिसीवर उठाकर खाला फरजाना को दे दिया। क्या आमिर, ये तुम हो? खाला फरजाना के लहजे में बेपनाह मुसर्रत आ गई। आज का दिन किस कदर मुबारक है। फरजाना, इस वक्त दिन नहीं रात है, और वो भी आधी होने को है। अच्छा चलो ठीक है, आज की रात मेरे लिए बड़ी मुबारक है। क्यों, ऐसा क्यों है? अरे तुम्हारा फ़ोन जो आ गया। खाला फरजाना ने बात का रुख तब्दील कर दिया। खाला, एक खुशखबरी सुनानी है। अपना मोहसिन आ गया है। मोहसिन राव। आमिर ने जैसे धमाका किया। क्या कहा? कौन आ गया है? खाला फरजाना को अपनी समात पर एतबार ना आया। मोहसिन राव की बात कर रहा हूं, राव शमशाद अली के बेटे की। खाला फरजाना ये खबर सुनकर वाकई उछल पड़ी। उन्होंने रिसीवर पर हाथ रखकर तानिया को बताया, मोहसिन आ गया है। अच्छा वाकई? तानिया ने यह खबर सुनकर मसनूई हैरत से कहा। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि मोहसिन राव मंसूबे के मुताबिक अंकल आमिर के पास पहुंच गया। आमिर, फिक्र ना करो, मोहसिन आ गया है तो अब मेरा दिल कहता है कि तानिया भी आ जाएगी। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। कोई खबर मिले तो मुझे फ़ौरन बताना। तानिया, कभी कभी मुझे शुबा होने लगता है। खाला फरजाना ने बड़ी संजीदगी से कहा। क्या? मुझे डराए नहीं, मैं कोई जिनविन नहीं हूं। तानिया को जैसे अपने आप से डर लगने लगा। फिर तू उस कमरे से कहाँ गायब हो गई थी और 3 माह बाद किस तरह आ गई? खाला फरजाना ने पूछा। खाला, मुझे गए हुए 3 माह हो गए? तानिया हैरतज़दा थी। चलो अब तुम्हें यह भी मालूम नहीं? खाला फरजाना ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं, मैं कह रही थी कि 3 माह हो गए यहां से गए हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी 10-15 दिन हुए हों। तानिया ने फौरन बात बनाई। इस बात पर वो वाकई हैरान थी कि उसके हिसाब से गए हुए 10-15 दिन से ज्यादा ना हुए होंगे। अच्छा खाला, मैं ऐसा करती हूँ, दीवार के पास कुर्सी रखकर बराबर वाले प्लॉट पर कूद जाती हूँ और घूमकर अपने दरवाजे पर आ जाती हूँ। उसके बाद बेल बजाऊंगी, साथ ही गेट खटखटाऊंगी। दुर्दाना अभी सोई ना होगी, वो उठकर गेट खोल देगी और मैं इस घर में दाखिल हो जाऊंगी। इस तरह घर में एंट्री का सीन मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हुआ। वो बेल बजा रही थी और जोर जोर से गेट खटखटाया जा रहा था। दुर्दाना शायद सो चुकी थी। तब खाला फरजाना को ही उठना पड़ा। वो दुर्दाना को जाकर उठाती, तब कहीं दरवाज़ा खुलता, लेकिन फिर दुर्दाना जाग ही गई। वो गेट की तरफ जाने लगी। फिर उसने गेट के नज़दीक जाकर पूछा, कौन? मैं हूं। तानिया सर्दी की वजह से कपकपाने लगी थी। बाहर बहुत तेज और ठंडी हवा थी। मैं कौन? दुर्दाना ने पूछा। दुर्दाना, दरवाज़ा खोलो, मैं हूं तानिया। अरे तानिया बीबी, आप? तानिया की आवाज़ सुनकर दुर्दाना पर लर्ज़ा तारी हो गया। खुशी के मारे हाथ पांव फूल गए। खाला फरजाना भी नज़दीक आ गई। तानिया उन्हें देखकर लिपट गई। मेरी खाला, अरे मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? बाहर अच्छी खासी सर्दी थी। तेज ठंडी हवा चल रही थी। 5-7 मिनट में ही तानिया पर सर्दी तारी हो गई।
खाला फरजाना ने उसे अपने बेड पर बिठाकर उसके गिर्द लिहाफ लपेट दिया। बीबी, आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाऊं? दुर्दाना ने पूछा। हाँ दुर्दाना, जल्दी करो। और सुनो, एक अंडा भी बॉईल कर लाओ, तानिया को सर्दी लग रही है। तानिया के बजाय खाला फरजाना बोली। मैं अभी लाई, दुर्दाना ने चुटकी बजाकर कहा और फिर बड़ी तेजी से बाहर निकल गई। इतनी देर में घर की बैल फिर बजने लगी। दुर्दाना दरवाजे के पास जाकर कहने लगी, कौन है? दुर्दाना, गेट जल्दी खोलो। उधर से अफजल की आवाज़ सुनाई दी। दुर्दाना ने गेट का ताला खोलकर गेट के दोनों पट खोल दिए। अफजल गाड़ी अंदर ले आया। दुर्दाना ने जल्दी से गेट बंद करके ताला लगाया और इससे पहले कि अफजल गाड़ी मुकफ्फिल करके कमरे का रुख करता, दुर्दाना दौड़ती हुई उसके सर पर पहुंच गई। साहब जी, खुशखबरी है। बड़ी बीबी के कमरे में जाएं और वहां जाकर देखें कि क्या ज़बरदस्त खुशखबरी है। अच्छा, मैं अभी जाकर देखता हूं। वो जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। तानिया लिहाफ ओढ़े बैठी हुई थी। वो उसे देखकर तेजी से आगे बढ़ा और खुशी से कहने लगा, अरे ये आप? तानिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अफजल ने फौरन उसे थाम लिया। अरे ये तो बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है हम सबके लिए। क्या तुम्हें दुर्दाना ने नहीं बताया था? खाला फरजाना ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ बताया तो था, लेकिन ये ना बताया था कि क्या खुशखबरी है। इतनी देर में दुर्दाना ट्रे हाथ में लिए अंदर आ गई। जी, मैं सबके लिए कॉफ़ी लाई हूँ, क्या आप अंडा खाएंगे? भाई, मैं खाना खाकर आ रहा हूँ, मेरे लिए कॉफ़ी ही बहुत है। बीबी जी, आप कहाँ चली गई थी? दुर्दाना ने तानिया से सवाल किया। आपने अपने ख़त में लिखा था कि आप किसी के साथ जा रही हैं। कहीं आप काले कपड़े वाले के साथ तो नहीं गई थी? तानिया उसकी इस बात पर हैरान रह गई। खाला फरजाना और अफजल से ज़्यादा समझदार तो इस घर की मुलाजमा थी। उसने निशाने पर कैसा तीर मारा। काले कपड़े वाले शख्स का ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आ गया? लो बीबी जी, आप भी क्या बात कर रही हैं? उसने आपको पैगाम दिया था ना कि वो आपसे सहरा में मिलेगा। हाँ दुर्दाना, कुछ इसी किस्म का मामला था, लेकिन सारी बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बीबी, आप मुझे कुछ ना बताएं, बस इतना बता दें कि अब तो इस तरह गायब नहीं हो जाएंगी। कल भाई मोहसिन आ रहे हैं, 1-2 दिन बाद मुझे लाहौर जाना होगा। लाहौर आप ज़रूर जाएं, मिलकर तो जाएंगी ना। ये मालूम तो होगा कि आप लाहौर में हैं। पहले तो कुछ मालूम ही ना था कि आप कहाँ हैं, सब परेशान थे। दुर्दाना, अब इजाज़त दो, मैं खाला के पास जाऊंगी, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह अब आपसे सुबह मुलाकात होगी। दुर्दाना के जाने के बाद उसने अपना बैग खोला। उस बैग में दीगर चीज़ों के अलावा 2 तोहफे थे। पहले उसने हीरों का हार निकाला, आईने के सामने खड़े होकर उसे अपने गले में डाला। उसकी खूबसूरत गर्दन एकदम जगमगा उठी। उसे एक काशगन याद आ गया, जो कुएं की मखलूक के सरदार का बेटा था, जो उसे अपनी दुनिया में रोक लेने के लिए मुसिर था, लेकिन उसके बाप ने उसे कुएं से निजात दिलाई और उसे कुएं से बाहर निकाल दिया। फिर उसे उसका बेटा राशमून याद आ गया। उसने तानिया को एक बेहद हसीन तोहफा दिया था। तानिया ने बैग में हाथ डालकर वो गुलाब की कली निकाली जो उसने उसकी रेशमी जुल्फों में लगाई थी। उसने कहा था कि ये कली कभी नहीं मुरझाएगी, अगर मुरझा जाए तो समझना शमून इस दुनिया में नहीं रहा। वो कली अभी तक तरोताज़ा थी और उसकी महक से पूरा कमरा भर गया था। तानिया धीरे धीरे चलती हुई आईने के सामने आई और फिर उसने वो गुलाब की कली अपनी जुल्फों में लगाने के लिए हाथ ऊपर उठाए तो आवाज़ आई, ठहरो, ये कली मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जुल्फों में सजाऊंगा। और ये आवाज़ शमून की थी। उसके हाथ उठे के उठे रह गए। उसने चौंक कर आईने में देखा, फिर फौरन पलटकर पीछे नजर डाली। आईने में कोई था ना कोई पीछे था और दरवाज़ा दुर्दाना जाते हुए बंद कर गई थी। वो वैसे ही बंद था। फिर वो आवाज़ यकीनन राशमून की थी। उसने इस बात को अपना वाहिमा समझा, साथ ही उस कली को अपने बालों में लगाने का इरादा भी मुलतवी कर दिया। उसने उस कली को अपने कमरे में मौजूद एक नाजुक से शीशे के गुलदान में सजा दिया और गुलदान में लगे प्लास्टिक के फूल दूसरे गुलदान में मुंतकिल कर दिए। दूसरे दिन मोहसिन राव कराची आ गया। तानिया और अफजल उसे एयरपोर्ट लेने गए थे। रात का खाना सबने इकट्ठे ही खाया और फिर अफजल दोनों भाई बहन को गाड़ी में घुमाने ले गया। खाला फरजाना भी साथ थी। मोहसिन राव ने अपनी आपबीती सुनाई कि किस तरह राव अहमद अली ने शिकार के नाम पर उसके कत्ल की साजिश की थी, किस तरह एक जादूगर ने अपना शोबदा दिखाकर उसकी जान बचाई, फिर किस तरह उस जादूगर ने उसकी रूह पर कब्जा जमा लिया और फिर उसके मरने के बाद ही वो आज़ाद हो सका। मोहसिन राव की कहानी सबने बड़े सहरज़दा अंदाज में सुनी। जब वो अपनी ज़िंदगी के वाक़यात दोहरा चुका तो उससे सवाल किया गया, फिर तो मोहसिन साहब आपको भी जादू आ गया होगा?
हाँ, थोड़ा बहुत आता है। राजमदारी ने कुछ शोबते मुझे सिखा दिए थे। तो फिर कुछ दिखाए ना, अफजल ने बड़े इश्तियाक से कहा। अच्छा। मोहसिन राव कोई शोबदा दिखाने के लिए आमादा हो गया। फिर सोचकर बोला, वैसे मुझे कोई शोबदा दिखाए काफ़ी अरसा हो गया है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। उसने सोचा कि बक्का के सिखाए उस जादू को आजमा कर देखे, क्या वो अभी तक कारामद है या उसका असर ख़त्म हो गया। मोहसिन राव ने खाली प्लेट मंगवाकर अपने सामने रखी और खाला से मुखातिब होकर बोला, बताएं क्या खाएंगी? ना भैया ना, मैं नहीं खा रही कोई चीज़। पता नहीं कहाँ से मंगवा कर धर दोगे। ओहो खाला, आप भी कमाल करती हैं। अरे किसी चीज़ को आने तो दें, अफजल ने नागवारी से कहा। तब मोहसिन राव ठीक से होकर बैठ गया। उसने अपने जहन को यकसू किया, बक्का के सिखाए हुए लफ्ज़ों को होठों ही होठों में दोहराया और फिर अपना हाथ प्लेट की तरफ बढ़ाकर बोला, गर्म गर्म खाना। एकदम उसे झटका सा लगा, जैसे उसने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो, और प्लेट खाली रही थी। तानिया ने मोहसिन राव को झटका खाता देखा तो परेशान हो गई। क्या हुआ भाईजान? एक जादू बेअसर हो गया। मोहसिन राव तानिया से मुखातिब होकर कहने लगा। चले कोई बात नहीं, तानिया ने बेनियाजी से कहा। ठहरो, अभी एक और शोबदा आजमा कर देखता हूँ। ये कहकर मोहसिन राव ने अफजल से कहा, अपनी घड़ी उतारें। अफजल ने अपनी घड़ी उतारकर उसके हाथ में दे दी। मोहसिन राव ने वो घड़ी अपने दोनों हाथों में बंद कर ली, फिर अपने दोनों हाथ घुमाकर एकदम खोल दिए। अफजल का ख्याल था कि घड़ी एकदम हाथ से नीचे गिर जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। घड़ी गायब हो चुकी थी। इस शोबदे पर तानिया ने खुशी से तालियां बजाईं। अफजल, अब तुम अपनी घड़ी से हाथ धो लो, खाला फरजाना ने हंसकर कहा। फिर तानिया ने प्लेट सीधी की तो हैरत से उसकी चीख निकल गई। अफजल की घड़ी सामने मौजूद थी। रात गए तक वो सब गपशप में मशगूल रहे। बिलाखिर 12 बजे के करीब सब ने अपने अपने कमरों का रुख किया। तानिया चंद मिनट मोहसिन राव के कमरे में ठहरी। उसने तावीज़ वाले कमरे में जाने का वक्त तय किया और फिर अपने ऊपर वाले कमरे में आ गई। अभी 12 बजे थे। उसने 2 बजे के बाद नीचे जाने का प्रोग्राम बनाया था। अभी उसने 2-2.5 घंटे गुजारने थे। अगर वो बिस्तर पर लेट गई तो सो जाएगी। सोने से बचने के लिए उसने एक पुरानी फिल्म निकाली और कंबल ओढ़कर बेड से टेक लगाकर आराम से फिल्म देखने लगी। फिल्म खत्म करके उसने कंबल परे फेंका और बेड से उतरकर काली चादर ओढ़ ली। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। उसने चादर अच्छी तरह ओढ़ ली। चादर काफ़ी गर्म थी, हवा बहुत ठंडी थी, चेहरे पर ब्लेड की तरह लग रही थी। मोहसिन राव के कमरे की बत्ती जल रही थी। शीशे की खिड़की पर अगरचे पर्दा पड़ा हुआ था, फिर भी रोशनी महसूस हो रही थी। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक तानिया ने 3 मरतबा शीशे की खिड़की बजाई। चंद लम्हों बाद मोहसिन राव अपने कमरे का आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। सब ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो ठीक है, तानिया ने भी आहिस्तगी से जवाब दिया। तानिया, अगर कोई इत्तेफाक से उठकर बाहर आ जाए और हमें यूं पुरस्कार अंदाज में घर में चहलकदमी करते हुए देख ले तो हम उससे क्या कहेंगे? देखा जाएगा, तानिया ने बेनियाजी से कहा। हम खुदा न खास्ता चोरी करने तो नहीं निकल रहे ना? हाँ हाँ, ये तो ठीक है। खाला फरजाना के कमरे की लाइट बुझी हुई थी। इसका मतलब है कि वो नॉवेल पढ़कर पुरसुकून नींद के मजे ले रही थीं। मोहसिन राव ने उस कमरे के दरवाजे को बगौर देखा, उस तावीज़ पर भी नजर डाली। तानिया ने उस कमरे से मुताल्लिक जो रूदात बयान की थी, उसके मुताबिक वो कमरा गैर इंसानी मखलूक की दुनिया में दाखिले का जरिया था। लेकिन गैर इंसानी मखलूक की दुनिया में आदमी उसी वक्त जा सकता है जब कोई गैर इंसानी मखलूक उसकी मदद करे। उस काले कमरे के पुरस्कार दरवाजे को देखकर एक लम्हे के लिए मोहसिन राव के जिस्म में सनसनी सी फैल गई। खुद तानिया के हवास भी काबू में नहीं रहे थे। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी। तानिया ने फौरन ही अपने आप को संभाला और हिम्मत पैदा की। हाथ बढ़ाकर उसने हैंडल पर हाथ रखा, फिर उसने हैंडल पर दबाव डालकर दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। तभी तानिया के मुंह से निकला, अरे क्या हुआ? मोहसिन राव उसके नजदीक आकर किसी कदर परेशान लहजे में बोला। आप जरा दरवाजा खोलिए, तानिया ने दरवाजे के सामने से हटकर कहा। मोहसिन राव ने आगे बढ़कर हैंडल पर हाथ रखा और उसे दबाकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 1 बार 2 बार उसने कई मर्तबा दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा मुकफ्फिल था, कैसे खुलता? दरवाजा लॉक है। मोहसिन राव ये कहकर पीछे हट गया। उसके हटने के बाद तानिया ने फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक ना होता तो ज़रूर खुल जाता। हैरत है, वो खिसियानी सी होकर बोली। तब मोहसिन राव बगैर कोई जवाब दिए उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो तानिया से मुखातिब होकर बोला, अच्छा तानिया, तुम अपने कमरे में जाओ, अब सुबह बात करेंगे।
तानिया खजल सी अपनी कमरे में आ गई और सोचने लगी ऐसा क्यों हुआ, दरवाज़ा मुकफ़िल किस तरह हो गया, किसने किया। जाहिर है ये काम अफजल या खाला फरजाना तो कर नहीं सकते थे। खासकर अफजल को तो इस कमरे की खुफिया कहानी मालूम ही नहीं थी। वो ये भी नहीं जानता था कि कमरा खुला है या बंद है। उसने आज तक दरवाजे को हाथ नहीं लगाया था। खाला फरजाना को उस कमरे के बारे में बहुत थोड़ा इल्म था। उन्हें भला कमरा मुकाफिल करने की क्या ज़रूरत थी। बिलाखिर सोचते सोचते वो सो गई। रात को ख्वाब में दादा आज़म दिखाई दिए। वो उसके कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गए और उसको मोहब्बत से देखते हुए कहने लगे, हाँ तानिया, क्यों परेशान हो? दादा, कमरे का दरवाज़ा मुकाफिल कैसे हो गया? तानिया ने अपनी परेशानी फौरन जाहिर कर दी। उसकी बात सुनकर दादा आज़म मुस्कुराए और बड़े नर्म लहजे में बोले, वो हमने बंद किया है। लेकिन क्यों? मैं भाईजान को दिखाना चाहती थी। तानिया, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया है, क्या तुम खुश नहीं हो? जी, मैं बहुत खुश हूं। फिर अब तुम उस कमरे को भूल जाओ। जो कुछ बीता उसे भी ख्वाब समझकर भुला दो। जी दादा, अच्छी तरह समझ गई। बस फिर अल्लाह हाफिज। ये कहकर दादा आज़म कुर्सी से उठे और उठते ही आंखों से ओझल हो गए। तानिया की फौरन ही आंख खुल गई। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो ख्वाब देख रही थी। इस ख्वाब ने ज़हनी उलझन दूर कर दी थी। उस कमरे को मुकफ़िल करने वाले दादा आज़म थे। ये दादा आज़म ही तो थे जिन्होंने उस कमरे की राह दिखाई थी और ये रास्ता उसे मोहसिन राव तक ले गया था। जिसने राह खोली थी आज वही उसे बंद कर गया था। मोहसिन राव जिन रास्तों पर जाना चाहता था उसके लिए कराची से वापसी ज़रूरी थी। वो लाहौर जाने के लिए बेचैन था। खाला फरजाना के इसरार पर 2-4 रोज़ वो बमुश्किल रुका। फिर उसने लाहौर जाने का फ़ैसला कर लिया। उसने अपने साथ तानिया को भी ले लिया। खाला फरजाना ने मना भी किया कि वो तानिया को लाहौर न ले जाए, लेकिन खुद तानिया मोहसिन राव के साथ जाना चाहती थी। अब वो अपने भाई के साथ हर कीमत पर रहना चाहती थी। उसके बाबा ने तो उसे जीते जी मार दिया था, लेकिन अब वो जीते जी मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने पर मजबूर था। जब वो लाहौर जाने के लिए तैयार हो गई तो खाला फरजाना ने उसे गले लगाते हुए कहा, तानिया, तुम्हारा कमरा मैं बंद करवा दूंगी। वो इसी तरह रहेगा। जब तुम्हारा दिल चाहे कराची आ जाना। जी खाला, आप फिक्र ना करें, मैं ज़रूर कराची आऊँगी। ज़रा हालात किसी करवट बैठ जाएं, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगी। वाह, और मुझ गरीब का क्या होगा? अफजल ने चहक कर कहा। तुम्हें अमीर बनाया जाएगा। मोहसिन राव ने हंसकर कहा। वो किस तरह? अफजल ने पूछा। तुम्हारी शादी करके, मोहसिन राव ने बड़े यकीन से कहा। या अल्लाह, तू मुझे अपनी पनाह में रख। ये लोग मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अफजल ने बड़ी मासूमियत से कहा तो सब हंस पड़े। अफजल और खाला फरजाना उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए। लाहौर में अंकल आमिर उनके मुंतज़िर थे। मोहसिन राव ने फ़ोन पर अंकल आमिर से बात कर ली थी। सारी तफसीलात तय कर ली थीं, लिहाजा वो एयरपोर्ट से सीधा अपनी कोठी पहुंचा। अगले दिन उसने अपने रेस्टोरेंट का रुख किया, वहाँ का चार्ज संभाला। रेस्टोरेंट में काम करने वाले कई मुलाजमीन में से एक बंदे का इंतखाब किया और उसे सुबह कोठी आने की हिदायत की। राशिद एक मजबूत काठी का नौजवान था। वो मोहसिन राव के रेस्टोरेंट में बिल क्लर्क की हैसियत से मुलाजिम था। दीगर ज़रूरी कामों से फारिग होकर रात को उसने राव अहमद अली के नाम एक ख़त लिखा। आपने मेरे और बाबा के साथ जो कुछ किया है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। मैं अल्लाह के फजल से अपने घर वापस आ गया हूँ। मेरे साथ मेरी बहन तानिया भी है। अब आप पर लाजिम है कि मेरे बाबा की ज़मीनें, बागात और सावनपुर की हवेली का आधा हिस्सा 10 दिन के अंदर अंदर खाली कर दें। मैं 11वें दिन सावनपुर आऊँगा। ज़मीनों की आमदनी का हिसाब किताब तैयार रखिएगा। मैं अब आपसे एक एक पाई का हिसाब लूँगा। फ़कत मोहसिन राव। इस ख़त को मोहसिन राव ने लिफाफे में बंद किया और उसे कोठी पहुँचने वाले मुलाजिम राशिद के हवाले करते हुए हिदायत की कि यह ख़त कहाँ और किसे देना है। राशिद के सावनपुर रवाना होने के बाद उसने रेस्टोरेंट का रुख किया। वो रात तक वहाँ बैठा रहा। रेस्टोरेंट का मैनेजर बहुत मेहनती आदमी था। उसने रेस्टोरेंट को बतरीक़ एहसन संभाला हुआ था। अंकल आमिर ने भी उसकी बहुत तारीफ़ की थी। काम के एतबार से उसकी तनख्वाह कम थी। फौरी तौर पर मोहसिन राव ने उसकी तनख्वाह में खातिर खा इजाफा कर दिया। वो खुश हो गया था। अंकल आमिर ने बताया था कि राव शमशाद अली आर्ट के बड़े कदरदान थे। उन्होंने ज़ाती तौर पर एक आर्ट गैलरी खोल रखी थी जिसमें मुख्तलिफ आर्टिस्टों की तस्वीर की नुमाइश होती रहती थी। मोहसिन राव तानिया दोनों की तस्वीर से दिलचस्पी थी। मोहसिन राव ने सुबह आर्ट गैलरी की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया। उस आर्ट गैलरी में ताला पड़ा हुआ था। उसने आर्ट गैलरी को तानिया के हवाले करने का इरादा किया। इस तरह वो घर में तन्हा रहकर बोर होने से बच जाएगी।
अभी मोहसिन सोकर उठा नहीं था कि एक मुलाजिम ने जोर जोर से उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। मोहसिन राव ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो घर का नया मुलाजिम परेशान खड़ा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। क्या हुआ? मोहसिन राव की पेशानी पर बल पड़ गए। साहब जी, गेट पर एक लाश पड़ी है। किसकी लाश है? वो जी, कल जो साहब यहाँ आए थे उनकी लाश है जी। राशिद की लाश? मोहसिन राव ने जैसे खुद से सवाल किया। ये कैसे हो सकता है? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। मोहसिन राव को कतन उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। उसका ख्याल था कि जब राशिद राव अहमद अली को खत देगा तो उस खत को पढ़कर राव अहमद अली पर लर्जा तारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। राव अहमद अली ने खुद लरजने के बजाय मोहसिन राव को उल्टा लर्जा दिया था। उसने पैगाम ले जाने वाले नौजवान को उसके घर के दरवाजे पर फेंकवा दिया था। बहरहाल ये अब सोचने का वक्त नहीं था। वो अपने मुलाजिम रफ़ीक के साथ गेट पर आ गया। गेट के बराबर कोठी की दीवार के साथ राशिद की लाश पड़ी थी। मोहसिन राव ने राशिद के जिस्म का जायजा लिया तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका चेहरा और जिस्म बिल्कुल साफ है। किसी किस्म की चोट का कोई निशान मौजूद न था। मोहसिन राव ने उसकी नब्ज देखी। नब्ज में हरकत मौजूद थी, दिल भी धड़क रहा था। राशिद अभी जिंदा था। मोहसिन राव ने फौरन अपनी गाड़ी निकाली, तानिया को सारी सूरत हाल समझाई और राशिद को गाड़ी में डालकर एक अच्छे अस्पताल का रुख किया। डॉक्टरों की 1-2 घंटे की मेहनत के बाद बिलाखिर राशिद को होश आ गया। अगले 2 घंटों में उसकी हालत बिल्कुल बहाल हो गई। मजीद 1 घंटा रखकर उसे अस्पताल से रुखसत कर दिया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक राशिद को कोई जिस्मानी ज़रर नहीं पहुंचाया गया था। अलबत्ता उसे नशा आवर दवा का तेज इंजेक्शन लगाकर मोहसिन राव की कोठी के सामने फेंक दिया गया था। अगर राशिद को फौरी तिब्बी इमदाद न मिलती तो डॉक्टरों की राय के मुताबिक उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती थी। राशिद के कोट की जेब से एक कागज़ बरामद हुआ था जिस पर सुर्ख रंग के मार्कर से लिखा था, 11वां दिन अभी बहुत दूर है, हमारी तरफ से पहले दिन का तोहफा कबूल करो। कागज़ पर पैगाम देने वाले का नाम दर्ज नहीं था। मोहसिन राव को अंदाज़ा करने में देर न लगी कि राव अहमद अली ने उसके 11वें दिन की धमकी का किस खूबसूरती से मजाक उड़ाया है। रात को मोहसिन राव ने गाड़ी भेजकर राशिद को अपनी कोठी पर बुलवा लिया और अंकल आमिर की मौजूदगी में उसने सावनपुर की रुदात दरियाफ्त की। राशिद ने सावनपुर का हाल बयान करते हुए कहा, मैंने सावनपुर पहुंचकर हवेली का रुख किया और हवेली के बंद गेट पर खड़े चौकीदार से राव अहमद अली से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुझे फौरन हवेली के अंदर पहुंचा दिया गया। कुछ देर के बाद आलीशान ड्राइंग रूम में राव अहमद अली तशरीफ लाए। वो मुअम्मर होने के बावजूद मुझे खासे चाको चौबंद नजर आए। अपनी सुर्ख खतरनाक आंखों से मुझे घूरा और आमद की वजह पूछी। मैंने जवाब दिए बगैर कोट की जेब से आपका दिया हुआ लिफाफा निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। इसी असना में एक जवान शख्स जो गालिबन उनका बेटा था खामोशी से आकर बैठ गया था। मुझसे वो लिफाफा लेकर राव अहमद अली ने अपने बेटे की तरफ बढ़ा दिया। बेटे ने लिफाफा खोलकर पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसने राव अहमद अली से कहा, आओ अब्बा जी। बेटे के साथ राव अहमद अली भी हवेली के अंदर चले गए। अब मैं ड्राइंग रूम में अकेला रह गया। कुछ देर के बाद उनका बेटा दोबारा ड्राइंग रूम में आया और मुझसे कहने लगा, ठीक है तुम जाओ। उसकी ये बात सुनकर मैं खामोशी से उठा और हवेली से बाहर निकल आया। उसके बाद मैंने सड़क पर आकर लाहौर के लिए बस पकड़ी और रात 8 बजे तक अपने घर पहुंच गया। खाना खाकर मैंने सोचा कि मॉडल टाउन जाकर आपको सूरत हाल से आगाह कर दूं। घर से निकलकर गली में आया तो अंधेरे में खड़ी गाड़ी से अचानक 3-4 बंदे बाहर निकले और मुझे गाड़ी में डालकर आगे बढ़ गए। मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई और रिवॉल्वर की नाल पहलू में चुभाकर खामोश बैठे रहने की धमकी दी गई। एक लंबे सफ़र के बाद मुझे गाड़ी से उतारा गया। किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मेरी रहनुमाई की। मैं कुछ कह नहीं सकता था कि मुझे कहाँ ले जाया गया। जहाँ ले जाया गया वहाँ मुझे धक्का देकर गिरा दिया गया। ये कोई बिस्तर था। फिर मेरा कोट उतारकर कमीज की आस्तीन चढ़ाई गई और अभी मैं अंदाज़ा नहीं कर पाया था कि वो लोग क्या करने वाले हैं कि मेरे बाजू में एक इंजेक्शन भोंक दिया गया। इंजेक्शन की दवा अंदर जाते ही मुझे चक्कर आने शुरू हो गए और चंद लम्हों बाद ही मैं अपने होश गंवा बैठा। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। राशिद, तुम खौफजदा तो नहीं हो? राशिद से सारी रुदात सुनने के बाद मोहसिन राव ने पूछा। नहीं सर, खौफजदा होने की भला क्या बात है। वैसे मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि ये कौन लोग थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। राशिद ने कहा, असल में उनका मकसद तुम्हें खौफजदा करना नहीं था, बल्कि तुम्हारे ज़रिए मुझे खौफजदा करना था। वो जो भी लोग थे उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दुश्मनी उनकी तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ है। बहरहाल तुम बेफिक्र हो जाओ।
अगर चाहो तो 1-2 दिन की छुट्टी लेकर घर पर आराम करो। जब तबीयत बिल्कुल बहाल हो जाए तो फिर रेस्टोरेंट आ जाना। मोहसिन राव ने हमदर्दी से कहा। सर मैं कल ज़रूर रेस्टोरेंट जाऊंगा। ठीक है, अब तुम जाओ, मोहसिन राव ने उससे मुखातिब होकर कहा। फिर उसने रफ़ीक को आवाज़ देकर उसे हिदायत की। जाओ ड्राइवर से कहो कि राशिद साहब को उनके घर छोड़ आए। सर मैं चला जाऊंगा, इस जहमत की ज़रूरत नहीं। कोई बात नहीं, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। मोहसिन राव ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। राशिद के जाने के बाद मोहसिन राव ने अंकल आमिर की तरफ देखा, जो अभी तक कुछ नहीं बोले थे, खामोश तमाशाई बने हुए थे। राव अहमद अली ने बड़े शातराना अंदाज में वार किया है। उसके नाम FIR कटवा दूं? किस बात की? मेरे मुलाजिम राशिद को अगवा करने की। तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह काम राव अहमद अली ने किया है? भाई ये सीधा साधा मंशियात के आदी नौजवान का केस है, जो भारी मिकदार में किसी नशा आवर चीज़ का इंजेक्शन लेकर बेहोश हो गया। राव अहमद अली अगवा करवाता तो अपने इलाके से करवाता, उसे मारना होता तो कातिलाना हमला करवाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि अगर राशिद मर भी जाता तब भी हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। और वो जो तहरीर उसकी कोर्ट से बरामद हुई है, ऐसी तहरीर कोई भी लिख सकता है, बल्कि वो तहरीर तुमने खुद ही लिखी थी ताकि राव अहमद अली को फंसाया जा सके। अच्छा तो ये बात है, मोहसिन राव ने सारी सूरत हाल समझ कर कहा। बिल्कुल, अंकल आमिर ने कहा। राव अहमद अली लोमड़ी की तरह चालाक और भेड़िए की तरह खूंखार है। मैं फिर शेर बन जाता हूं, एक ही वार में उधड़ कर फेंक दूंगा। मोहसिन राव तैश में आ गया। इतने में तानिया ने अंदर झांका और किसी गैर बंदे को ड्राइंग रूम में ना पाकर वो अंदर आ गई। उसने अंदर आते हुए मोहसिन राव का जुमला सुन लिया था। क्या हुआ भाईजान, क्यों बिगड़ रहे हैं? तानिया जरा तुम ही अपने भाई को समझाओ, ये मरने मारने पर तुले हुए हैं, अंकल आमिर ने कहा। तानिया तुम जानती हो कि राशिद के साथ जो कुछ हुआ वो किसने किया? जो हालात अब तक मेरे सामने आए हैं, मैं यकीन से कह सकती हूं कि यह सारी कार्रवाई राव अहमद अली की है। मोहसिन राव अब हर वक्त अपने पास रिवॉल्वर रखने लगा था। वो चाहता था कि तानिया अब घर से कम ही निकले, लेकिन वो आर्ट गैलरी छोड़ने और घर में बंद होने पर राजी ना थी। तब मोहसिन राव ने उसके लिए भी एक गार्ड का इंतजाम कर दिया, जो उसकी गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल पर चलता था। दूसरे दिन अपने वक्त मुकर्ररा पर आर्ट गैलरी वो पहुंच गई। उसने 11 बजे का टाइम दिया था। इस वक्त पूरे 11:15 बजे थे। वो जाने क्यों उस खातून का बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रही थी, जो इससे पहले उसे मिल चुकी थी। खैर खुदा कर करके 11 बजे। तभी आर्ट गैलरी के दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। चौकीदार ने गेट खोल दिया। गाड़ी अंदर आ गई। थोड़ी ही देर में उसे राहदारी में खटखट की आवाज़ सुनाई दी। ये जूतों की हील की आवाज़ थी। तानिया अपनी मेज़ के पीछे संभल कर बैठ गई। वो खातून अंदर दाखिल हुई। वो सफ़ेद साड़ी में इस कदर ग्रेसफुल लग रही थी कि तानिया पल के झपकाना भूल गई। उस खातून के फौरन बाद एक सादा लिबास में क्लाशनकोव पर्दार शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने तानिया को घूर कर देखा, फिर कमरे का जायजा लिया और उल्टे कदमों वापस चला गया। मुआफ़ कीजिएगा, आप तानिया हैं? उसने झिझकते हुए पूछा। जी। हैरत है, वो आगे बढ़ते हुए बोली। आप तो बहुत कम उम्र हैं। आपका क्या ख्याल था कि यहाँ कोई 50-60 साल की खातून बैठी होंगी? तानिया हंसी। मेरा ख्याल था कि कम से कम मेरी हम उम्र मुंतजिम होंगी। उस पुरकशिश खातून ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। कमाल है। तानिया ने खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ बड़ा मुलायम था। तानिया ने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शुक्रिया। कल आपका फ़ोन आया तो मुझे ये ख्याल ही ना रहा कि आपका नाम पूछ लूं, और ना ही खुद से आपने अपना नाम बताया। मेरा नाम बड़ा पुराना सा है, इसलिए बताने से एतराज़ करती हूँ। ये क्या बात हुई भला? नाम सिर्फ नाम होता है, पुराना या नया नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लोग 20 साल के बाद अपना नाम तब्दील कर लिया करते। हाँ, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगिस अंसारी है। वाह, बहुत प्यारा नाम है। आपका काम कहाँ है? मेरी पेंटिंग्स गाड़ी में हैं, अभी आपके सामने आ जाती हैं। नरगिस अंसारी अभी ये बात कह ही रही थी कि 2 बंदे बड़े बड़े फ्रेम उठाए अंदर दाखिल हो गए। वो कुल 20 तस्वीरें थीं और पैक थीं। उन पर भूरा कागज़ लिपटा हुआ था। शायद वो तस्वीर बराह रास्त फ्रेम करने वाले की दुकान से लाई गई थीं। जब सब तस्वीरें आ गईं तो तानिया ने कहा, आप इजाज़त दें तो इनका घूंघट उठाकर देख लूं? जी जी, लेकिन इन तस्वीरों को देखने से पहले ये बात जहन में रखिएगा कि मैं बाकायदा आर्टिस्ट नहीं हूँ। ये सारी तस्वीरें मैंने 15 साल की तवील मुद्दत में पेंट की हैं। जब इतनी तस्वीरें इकट्ठे हो गईं
तो जी चाहा कि इसे लोगों के सामने रखूं। मैं अपना काम ज़रूर आर्ट के चाहने वालों के सामने पेश करना चाहती हूँ, लेकिन खुद सामने आना नहीं चाहती। अगर आपने इन तस्वीरों की नुमाइश कबूल कर ली हो तो मैं उस नुमाइश में एक विजिटर की हैसियत से आऊँगी और खामोशी से लोगों की बात सुनना चाहूँगी। ये कहकर उसने एक तस्वीर के ऊपर से कागज़ फाड़ दिया। तानिया पहली ही तस्वीर देखकर तंग रह गई और जब उसने एक एक करके सारी तस्वीरें देख लीं तो वो दम बाखुद हो गई। हर तस्वीर देखने के बाद वो हैरानी से नरगिस अंसारी को देखती। वो पेंटिंग्स किसी एतबार से ज़्यादा पुख्ता ना थीं, लेकिन तस्वीरों में जो कुछ दिखाया गया था वो बहुत पुख्ता था। उन तस्वीरों में आर्टिस्ट के ज़ाती जज्बात बिखरे हुए थे। सारी तस्वीरें देख लेने के बाद तानिया ने बड़े जोश से कहा, मैं इन तस्वीर की नुमाइश इस धूमधाम से करूंगी कि पूरे मुल्क में आपके चर्चे हो जाएंगे। तानिया, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, उसने बड़ी बेनियाजी से कहा। हाँ, मुझे अंदाज़ा है, इसीलिए आपने इन तस्वीर पर अपना नाम भी नहीं लिखा। तानिया ने नरगिस को पुरशौक निगाहों से देखते हुए कहा, एक बात पूछूं, सच सच बताएंगी? हाँ पूछिए तानिया, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या आपका नाम वाकई नरगिस अंसारी है? ये एक अजीब सा सवाल था। इस सवाल पर नरगिस अंसारी को एकदम करंट सा लगा। उसने एक नज़र तानिया को देखा और फिर अपनी खूबसूरत आंखों पर पलकों का शामियाना डाल दिया। धीरे से कहने लगी, नहीं, ये मेरा असल नाम नहीं है। तानिया एकदम खुशी से उछल पड़ी। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि यह आपका असल नाम नहीं है। आपकी खुशी मेरे लिए हैरत अंगेज है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरा नाम नरगिस है या आबदा? आप ठीक कह रही हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नाम नरगिस है या आबदा, लेकिन अगर आपका नाम नादरा हो तो फ़र्क पड़ता है। तानिया ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा। उसके होंठों पर शरीर मुस्कुराहट थी। तानिया की ज़ुबानी अपना नाम सुनकर उसकी आंखें हैरत से फट गईं। तानिया ने उसकी पहली तस्वीर देखते ही उसे पहचान लिया था। उस तस्वीर में दरख्त ही दरख्त थे और उन्हीं दरख्तों के बीच पत्थर पर एक मर्दाना कमीज पड़ी हुई थी। एक तस्वीर में एक लड़का और एक लड़की घोड़ों पर बैठे बातें करते जा रहे थे। पस मंज़र में खेत फैले हुए थे। एक तस्वीर में एक लड़की घोड़े पर बैठी थी। उसके चेहरे के तासुरात से ये पता चलता था जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। गरज जितनी तस्वीरें थीं सब की सब उसी कहानी की अक्कासी करती थीं जो काले चिराग ने उसे सुनाई थी। नादरा 1-1.5 घंटा बैठकर जब जाने के लिए उठी तो तानिया उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए बाहर आई। क्लाशनकोव बरदार शख्स ने उसे आता देखकर जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। नादरा के बैठने के बाद दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। बस इफ्तिताह वाले दिन वो एक दूसरे को देखेंगे। वो लम्हा किस कदर हसीन होगा। फिर उससे अपने दफ्तर में टिका ना किया। आमतौर से वो आर्ट गैलरी से 4-5 बजे उठती थी। दोपहर का खाना उसके लिए रेस्टोरेंट से आता था, जबकि मोहसिन राव 1 बजे रेस्टोरेंट से उठकर आता और खाना घर पर खाता था। फिर वो दोबारा ऑफिस चला जाता था। वो घर पहुंची तो मोहसिन राव आ चुका था। रफ़ीक मेज़ पर खाना चुन रहा था। तानिया इस कदर खुश थी कि वो अपने भाई के गले में बाहें डाले बिना न रह सकी। भाईजान, मेरे प्यारे भाईजान, उसने बड़े प्यार से कहा। या अल्लाह खैर, आज तो बिन बादल बरसात हो रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश के बता नहीं सकती। भाईजान, एक आर्टिस्ट से मुलाकात हुई है। या अल्लाह, मोहसिन राव ने अपना सर थाम लिया। इफ्तिताह वाले दिन नादरा को तानिया ने अपने दफ्तर में बिठा दिया था। उसके साथ साइमा और उसकी दोस्त बैठी थीं। फिर वो दफ्तर का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गईं। वक्त मुकर्ररा पर मोहसिन राव पहुंच गया। वो एक ऊंचे कद का गोरी रंगत वाला हसीन आदमी था। आज उसने डार्क ब्राउन सूट पहन रखा था। इस रंग ने उसकी शख्सियत को और निखार दिया था। कुछ देर बाद मोहसिन राव बहुत आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हुआ। नादरा उसकी तरफ पीठ किए बैठी थी। जब दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ तो उसने एकदम पलट कर देखा। एक बिजली से चमकी, बादल से गरजे और दिलों पर बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस तरह मिल जाओगे कभी, सोचा भी ना था। वो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर पलटी थी। जब उसने पलट कर देखा तो उसे एहसास हुआ जैसे एक लम्हे में उसकी किस्मत ही पलटा खा गई हो। कमरे में दाखिल होने वाले खूबसूरत शख्स को उसने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचान लिया। वो उसका मोहसिन था। मोहसिन जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसे सबसे पहले बालों का सादा सा जोड़ा, सफ़ेद ब्लाउज और खूबसूरत कमर नजर आई। फिर वो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर एकदम पलटी। उसका पलटना गज़ब हो गया। ये उसकी निगाहों ने क्या देखा? उसके दर्द दिल पर किसने दस्तक दी? ये कौन आ गया? नादरा, ये तुम हो? वो बेख्तियार उसकी बाहों में समा गई और रो पड़ी।
हाँ, ये मैं हूं, तुम्हारी नात्रा। मोहसिन राव ने उसे खुद से अलग किया। उसकी थोड़ी को अपनी 2 उंगलियों से उठाया। नादरा की कजरारी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं और आंखों का कजरा फैल गया था। नादरा कुछ और कहना चाह रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हो गई। तानिया मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। जी आर्टिस्ट साहिबा, आप यहाँ बराजमान हैं और लोग उधर तौसीफ के डोंगरे बरसा रहे हैं। तारीफ पर तारीफ हो रही है और वहाँ सुनने वाला कोई नहीं। फिर वो मोहसिन राव से मुखातिब होकर कहने लगी, और मेहमान खुसूसी सा है, लोग आपको ढूंढ रहे हैं कि बंदा इफ्तिताह करके किधर खिसक गया। अगर आप दोनों को जहमत ना हो तो नुमाइश में तशरीफ ले चलिए। आओ नादरा, मुझे अपनी तस्वीरें दिखाओ। नादरा फौरन उठ गई। कुछ देर बाद वो और नादरा बातें करते हुए चलते रहे। फिर जब जरा खुला इलाका आ गया तो मोहसिन राव ने कहा, हाँ, क्या ख्याल है, जंगल की तरफ चलें? मोहसिन राव की आपबीती सुन लेने के बाद वो जंगल की तरफ रुख करना नहीं चाहती थी कि ये मुसीबत वहीं से शुरू हुई थी। लेकिन मोहसिन राव की ख्वाहिश के एहतराम में वो चुप हो गई। फिर वो खौफजदा होने का तासुर भी नहीं देना चाहती थी, लिहाजा उसने फौरन कहा, जी चलिए। तब फिर दोनों ने अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाई। दोनों घोड़े हवा से बातें करने लगे। जंगल में दाखिल होकर वो घोड़े दौड़ाते उस मकाम पर पहुंच गए जहां एक चबूतरा बना हुआ था। ये वो मकाम था जहां से बक्का उसे सहरा में ले गई थी। जब उस चबूतरे पर उसकी नजर पड़ी तो वो एकदम खौफजदा हो गया। खौफजदा क्या, चबूतरे पर उसने जो कुछ देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसका जिस्म सख्त सर्दी के बावजूद पसीने में भीग गया।